हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको शोन से, जहाँ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है बेसिक इकोनॉमिक्स के पेपर से है, जो कि MGKVP यूनिवर्सिटी को माइनर का पेपर मिलता है सेकंड सेमेस्टर को। ठीक है, ये पेपर आपका आज ही पेपर हुआ है, सुबह 9 बजे शायद पेपर था ये। ठीक है, तो आज ये पेपर हुआ है, आज इसकी हम आंसर की लाए हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको सुबह तक मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगा अगर रात तक हो पाई तो रात तक मैं इसको अपलोड कर दूँगा, अगर अभी हो पाएगी कंप्लीट, और अगर नहीं तो फिर ये सुबह को आपको मिल ही जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका स्टार्ट यहाँ से है, और मैं बता देता हूँ कौन सी सीरीज़ है ये। यहाँ पे इसके नीचे सीरीज़ लिखी होगी, ये सीरीज़ डी है। कौन सी सीरीज़ है? सीरीज़ डी है। तो जिसके बाद सीरीज डी हो उस हिसाब से आप मैच कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू फ्यूचर मनी ऑफ डिमांड फॉर। देखो ये क्वेश्चन हमारा जो हमने कराया था ना, वहाँ पर भी आया था, और इसमें कौन सा आंसर हो जाता है? ट्रांसलेशन हो जाता है। ठीक है, लेन देन का उद्देश्य से होता है, मोटिव जो होता है। ये क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है जो हमने पिछली जो एक पेपर किया था उसमें पहला ही क्वेश्चन था, याद हो अगर आपको। तो क्या था वो MV इजिकल टू PT था। तो ये दोनों के दोनों आएंगे, तो इसमें बहुत आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं बताता भी जाऊंगा क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हुई आई है। ठीक है, हु इज एसोसिएटेड विद द कैश बैलेंस अप्रोच। ठीक है, कैश बैलेंस अप्रोच पूछ रहा है। 2 सेकंड रुकिए, कॉल आ रहा है मेरे पास, 2 सेकंड वेट कीजिए। आइए कहाँ पर थे हम? क्या पूछा था? हु इज द एसोसिएटेड विद द कैश बैलेंस अप्रोच ऑफ मनी। तो ये अप्रोच ऑफ मनी के बारे में पूछ रहा है कि किसने दी। अगर आपको याद हो, मैंने पिछली बार ना कैश वगैरह के बारे में, कैश बैलेंस के बारे में बताया था, और एक दो और बताए थे। मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी, आपके यूनिवर्सिटी में जो पेपर आता है वो इस टाइप का ज़्यादा आता है, उसमें ये इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा पूछता है। हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं पूछी जाती ज़्यादा, हमारे हाँ यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसमें जो आएगा, इसमें आपका ओल आएंगे, सभी के सभी उससे कैश बैलेंस से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखो याद है ना कैम्ब्रिज इक्वेशन, याद है? पहले भी इसके बारे में बात हुई थी। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये आपको पता है, ये कैश बैलेंस से जुड़ा हुआ है। देखो, और मैंने एक आपको ना वो बताया था, याद है आपको? एक मैंने हैक बताया था। किस किस को याद है हैक? मैंने ये कहा था कि जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो यहां पर देखा करो। देखो ये कैश बैलेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, नेक्स्ट ही क्वेश्चन आ रहा है, तो वो कैसे जुड़ा होगा? वो कैश बैलेंस से जुड़ा होगा। क्योंकि देखो, और ये भी चीज देख लिया करो, जब बोथ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें ज्यादातर बोथ आंसर सही होता है। पर लेकिन एक चीज ध्यान दो, कैश बैलेंस एक अलग चीज है और ट्रांजैक्शन इक्वेशन एक अलग चीज है। तो मतलब ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो आप ना क्या ले सकते हो? आप ये वाला ले सकते हो। कौन सा वाला? कैश बैलेंस, क्योंकि ऊपर वो भी कैश बैलेंस का आ रहा है। ये बहुत बड़ा बढ़िया हैक है, इससे बहुत क्वेश्चन सही हो जाते हैं। बताना अगर किसी ने इस हैक से क्वेश्चन सही किया है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मार्शल ऑफ द थ्योरी ऑफ मनी। अगर आपको याद हो, मैंने ना वो इक्वेशन से कराई थी, कुछ बताया था, M यहाँ पर ये है, K यहाँ पर ये है, पाई यहाँ पर ये है। वहीं पर भी आपको मिलता था। ये पूछ रहा है टोटल सप्लाई ऑफ मनी, और सप्लाई ऑफ मनी क्या था? M था, अगर आपको याद हो तो। चलिए आगे चलते हैं। द किन्स इक्वेशन ऑफ कैश बैलेंस। देखो कैश बैलेंस का ही चल रहा है, और कैश बैलेंस में क्या चीज होती है? देखो सिंपल सा बात है, ट्रांजैक्शन तो नहीं आएंगी। किसका जुड़ा हुआ? आपका रियल बैलेंस से जुड़ा हुआ है। देखो ट्रांजैक्शन नहीं आता, नहीं तो ऊपर भी आ जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आपस में भी लिंक है, अगर आपको ध्यान दिया जाए तो। आगे चलते हैं। देखो क्वांटिटेटिव थ्योरी याद आएगी? क्वांटिटेटिव थ्योरी ये तो मैंने पढ़ाई हुई है। क्वांटिटेटिव थ्योरी और किससे जुड़ी हुई थी? आपकी मिल्टन फ्रीडमैन से जुड़ी है। मिल्टन फ्रीडमैन कई बार आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द देखो, अब देखो वही हैक लगाओ, आपको ये क्वेश्चन नहीं पता। ठीक है, अगला ही क्वेश्चन क्या पूछा है? अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन थ्योरी ऑफ द मनी विच इज द ट्रू। अब देखो आगे नहीं आ गया यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा देना था कि अगर यहाँ पर ये है तो हो सकता है ये भी इससे जुड़ा हो। कम से कम बाई चांस तो ठीक हो ही सकता था। और देखो अगर किसी ने ये हैक यूज किया होगा तो बड़े आराम से ठीक कर दिया होगा। अब इसमें 8th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है फ्रीडमैन की कौन सी जो अकॉर्डिंग है वो कौन सा ट्रू है। 2 दे रखे हैं, 2 में से जो ट्रू है वो आपका पहला मिलेगा, जिसे बोलते हैं डिमांड ऑफ फॉर मनी कैन बी डिस्क्राइब फॉर द लाइक डिमांड फॉर कम्युनिटी। ठीक है, ये सेकंड वाला ट्रू नहीं है। आगे चलते हैं। द इकोनॉमिस्ट हु कंसिडर्ड विद द शिकागो स्कूल। देखो शिकागो स्कूल से ना ये सारे के सारे जुड़े हुए होंगे, सारे जुड़े होंगे शिकागो स्कूल से। पर लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, ये क्वेश्चन पिछली बार नहीं था। ठीक है, तो इसमें ओल आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्या हो गया? अटक क्यों गया ये?
आगे चलते हैं। देखो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इनकम थ्योरी। देखो ये आपको मैंने आप बताया था पिछली बार वाले में भी कि फादर ऑफ इनकम थ्योरी मनी का कौन है फादर, थॉमस टॉकी है। और अगर फादर ऑफ इकोनॉमी पूछा है एडम स्मिथ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैंने ये क्या करा, शिकागो स्कूल का देखो आप ना फर्स्ट लगाना, ये मत लगाना, ओल नहीं, ओल नहीं, ये भी मेरा ध्यान चला गया ऊपर अचानक से। इसमें मिल्टन फ्रीडमैन ही लगेगा, वही हैक अपना यूज करो कि ये सारे मिल्टन से जुड़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे मिल्टन से जुड़े हुए आ रहे हैं। ये मेरा ध्यान अभी गया, तो ऐसे कई बार ना गलती हो जाती है। देखो मिल्टन से जुड़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं और इसका मिल्टन ही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या पूछा है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ द मनी एज्यूम, जो उसकी एजम्पशन है ना वो पूछ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स आर इक्वल, ये तो होता है, बिल्कुल होता है। और इसमें इक्विलिब्रियम भी मिलता है, दोनों मिलते हैं, तो इसमें आपका बहुत आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, याद है ना लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ाई थी आपको, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी का बताया भी था। और किसकी है वो, किन्स की है, ना कि मार्शल की। ठीक है, और ये बुक है वो पूरा नाम बताया था इसका, ये आपका किन्स की हो जाएगी। आगे चलते हैं। क्या पूछ रहा है, रेड क्लिफ कमेटी। ये रेड क्लिफ कमेटी अलग है, ठीक है, वो नहीं है जो आप सोच रहे होंगे। तो रेड क्लिफ कमेटी किससे जुड़ी हुई है, स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मनी सप्लाई से भी जुड़ी हुई है और ओवरऑल इकोनॉमी लिक्विडिटी से भी जुड़ी हुई है। तो इसका बहुत आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 13 सही हो जाएगा, 13 का बहुत। 14 पे आ जाते हैं हम। 14 का क्या कह रहा है, इन द लिक्विडिटी डेफिनेशन इज, देखो याद है ग्लोरी और शो, ये दो नाम बताए थे पिछली बार, ग्लोरी और शो। और इसमें क्या क्या चीज़ थी, करेंसी भी थी, डिमांड डिपॉजिट भी थी और क्लोज सब्स्टिट्यूशन भी थी, मतलब कि ओल आएगा इसका क्या आएगा, ओल आएगा। आगे चलते हैं। मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में कर दूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में आपको इसे ला दूँ। ठीक है, अगर ज़्यादा लंबी हुई तो फिर मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 15 क्वेश्चन, रियल बैलेंस इफेक्ट थ्योरी। रियल बैलेंस इफेक्ट थ्योरी आपको पता होना चाहिए। देखो इस वाले क्वेश्चन में ना बच्चे भी कहेंगे कि सर ये तो नेट पे कुछ दे रखा है, देखो सही मायने में डॉन पेंटिकल होना चाहिए। पर लेकिन आप अगर पढ़ोगे ना इसको डीपली, तो पहले पीगू ने बनाया था और पीगू के बाद डॉन आए थे। तो फिर आंसर आपके दोनों में से, मतलब दोनों में से कोई सा एक ले सकती है। यूनिवर्सिटी हो सकता है पीगू ले, क्योंकि पीगू ने पहले बनाया था। लेकिन हाँ, प्रॉपर वे में डॉन ने करा था, तो दोनों में से कोई भी आपको पिक हो सकता है। अगर आप दोनों भी लगा कर आए तो एक बार को ये मान के चलो कि आपका सही हो सकता है। ठीक है, हो सकता है अगर इस पर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया तो हो सकता है दोनों सही हो जाए। चलिए आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है 16 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पिगो इफेक्ट। तो देखो अगर आप इस हैक के अकॉर्डिंग देखो तो ऊपर वाला आंसर पिगो ही हो जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग देखो, हैक के अकॉर्डिंग, व्हेन देयर इज अ डिफ्लेशन इज प्राइस। जब डिफ्लेशन, देखो एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है डिफ्लेशन। तो एक डिफ्लेशन पूछ रहा है, डिफ्लेशन ऑफ प्राइस, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर पीगू ने जो बताया, पीगू के अकॉर्डिंग क्या है, पीगू के अकॉर्डिंग क्या चीज़ बताई गई है, पीगू ने बताया है कि जो इफेक्ट पड़ेगा ना वो किस टाइप का पड़ेगा, इंक्रीजिंग वाला पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे। क्या पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे इंक्रीज वाला पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं 17 पर। 17 क्या कह रहा है, द रियल बैलेंस इफेक्ट एन इंक्रीज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इफेक्ट। इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑल डिमांड, ये सारे के सारे आपके सही आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे के आपके सही आ जाएंगे, ऑल डिमांड भी हो जाएगा, रिलेटिव प्राइस भी हो जाएगा और एब्सोल्यूट प्राइस भी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रेड क्लिफ कमेटी की जो पहली रिपोर्ट है, अगर आपने पढ़ी हो किसी ने, तो ये 1959 में हुई थी पहली रिपोर्ट उसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो सेम क्वेश्चन जो पढ़ाया था, डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये भी सेम क्वेश्चन आ गया सप्लाई वाला, मैंने दोनों बताया था, डिमांड का भी और सप्लाई का, दोनों को वहीं बताया था। तो सप्लाई कर्व डिनोट द रिलेशन करता है प्राइस और क्वांटिटी में। कैसा रिलेशन मिलता है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी गुड्स, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ये प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई है ना, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सप्लाई से जुड़ा हुआ है ये। आगे चलते हैं। 10 प्राइस प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमी किसने दिया है, आपकी गिरोजी ने दिया है। ठीक है, ये ग्रोरी ने।
माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों बताया था। इंडिविजुअल और फर्म, देखो इंडिविजुअल और फर्म आपको दिख गए तो मतलब कि ये भी जरूर होगा, तो आपका और लग जाएगा। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, देखो सब्जेक्ट मैटर सारे के सारे सब्जेक्ट मैटर में आते हैं ये, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच इशू इज कंसिडर्ड विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बताया था ग्रुप वाइज होती है, इन्फ्लेशन भी ग्रुप वाइज, अनएम्प्लॉयमेंट भी और नेशनल इनकम भी सारे का सारा, तो आपका ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इम्पैक्ट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में दोनों आ जाएंगे, ठीक है, आपकी स्पर्श लागत भी और अस्पर्श लागत दोनों आ जाएंगी, पर मुझे हाँ दोनों ही लग रही है, ठीक है दोनों ही आ जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। एक बार आप फिर भी से कुछ एक बार देख लेना, पर मुझे लग रहा है दोनों ही आ जाएगी। आगे देखते हैं। व्हेन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट आउटवर्ड, देखो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किधर होता है, तो हमने बताया था आउटवर्ड होता है, ठीक है। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उल्टा करके पूछा गया है, पिछली बार ग्रोथ में पूछा था और इस बार उल्टा पूछ लिया, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रोथ। क्या हो जाएगा, ग्रोथ, ग्रोथ के अंदर था। अब देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कंबाइंस, ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए, तो इसका बहुत आएगा। देखो मैंने आपको बताया था क्या क्या कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होता है और यूटिलाइज होता है फुल, ये आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। ये वाला भी सेम क्वेश्चन है। एक कैपिटल गुड, एक कैपिटल गुड कैसा होता है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा। एक कैपिटल गुड कैसा होता है, फिजिकल वो होता है एसेट। चलिए आगे चलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू, इकोनॉमिक ग्रोथ किससे रिलेट करती है, इंक्रीज से ही करती है जीडीपी के, ठीक है। ये तो आसानी क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन पे आ गए हैं जी। विच इज द इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है, दोनों आते हैं, चेंज ऑफ इंस्टीट्यूट भी और इंक्रीज ऑन जीडीपी में भी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या है जी, टेक ऑफ सिचुएशन, टेक ऑफ सिचुएशन पढ़ाई थी ना, तो ये क्या होता है, ये आपका प्रोडक्शन टेक्निक चेंज भी आ जाएगा, रियल पर कैपिटा राइज भी आ जाएगा और तीनों आ जाएंगे, ऑल आ जाएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। विच इज द अजम्पशन ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्या अजम्पशन है, बिल्कुल सही अजम्पशन है सारी की सारी, ये पिछला बिल्कुल सेम टू सेम है, इसने ऑप्शन भी चेंज नहीं करे, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। 30 इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूछ रहा है। प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स इंक्रीज, प्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो किसके लिए होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में आ जाएगा बोथ, ठीक है, क्योंकि कैपिटल में भी और कंजम्पशन में भी अगर इंक्रीज मिलेगा तो आपको होल इकोनॉमी में ग्रोथ मिलेगा। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, देखो मॉडर्न इसने नाम लगा दिया पर लेकिन रहेंगे एडम स्मिथ ही, ठीक है, वो मॉडर्न में ही माने जाते हैं और मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। इकोनॉमिक थ्योरी इन्वॉल्व्स वेरियस इकोनॉमिक फोर्सेस, तो देखो ये जितने भी सारे हैं, एनालिसिस, डिफाइन और डिस्क्राइब, ये सारे सारे इसके अंदर आएंगे 35 में। व्हाट इज ट्रू अबाउट द वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, आपको मैंने बताया था चेंजेबल चीज है, मतलब कि जो चेंज हो सकती है, तो पहला वाला तो सही है, चेंज हो सकती है। दूसरा वाला क्या कह रहा है, वेरिएबल आर इंडक्टर ऑफ द रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बताओ क्या ये 36 में या ये वाला भी सही होगा, बिल्कुल सही होगा, वेरिएबल इंडक्टर सी कहलाते हैं, तो वो आपका बोथ वाला सही हो जाएगा, ठीक है। विच इज ट्रू फॉर एजम्पशन, इनमें से कौन सी एजम्पशन ट्रू है, एजम्पशन सिंप्लीफाई रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज दे मेक द सिचुएशन मोर अंडरस्टैंडेबल, तो क्या लगाना चाहिए इसमें, बताओ, आप सोचो 2 सेकंड में क्या लगाना चाहिए। सिंपल सी बात है, दोनों ही ऑप्शन आपके सही दिख रहे हैं, तो आपका आप सी लगा सकते हो, बहुत सारे इसमें बहुत आ गए। विच इज ट्रू, दोनों बताए थे, एक स्टॉक बताया था और एक फ्लो बताया था, दोनों पढ़ाए थे, स्टॉक और फ्लो। अब देखो क्या पूछ रहा है ये, स्टॉक फॉर फ्लो में क्या पूछ रहा है कि स्टॉक क्या है, एक ये वेरिएबल होते हैं, सही बात है, और इनको टाइम डायमेंशन की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, तो बहुत हो जाएगा। और फ्लो में भी यही 2 चीज बताई थी कि इसके अंदर टाइम डायमेंशन होता है और ये मेजर किया जाता है किसी टाइम के अंदर, तो मतलब कि ये वाला भी दोनों सही हो जाएंगे, तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं। वेल्थ इज एग्जाम्पल, वेल्थ का एग्जाम्पल कौन है, स्टॉक है, ना कि फ्लो, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। 41 इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, देखो फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर को वो करना, तो ये बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। तो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइल्डली फ्लो इंडिकेटर, बिल्कुल सही है, ठीक है, आप दोनों को लगा सकते हो, दोनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। 42 पर आ गए हैं। 42 क्या कह रहा है, ए फंक्शनल फॉर्म रेफर्स, ए फंक्शनल फॉर्म, देखो फंक्शनल फॉर्म आपका वही स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा हो गया, और ये क्या है, एल्जेब्रिक फॉर्म द रिलेशन है बिटवीन द डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वाला आ जाएगा। नो नहीं, ये वाला गलत है, तो आपका फर्स्ट आ जाएगा, ये बोथ वाला, चलो बोथ वाले भी खत्म हुए।
बहुत बहुत ही आ रहा था हर किसी में। रिग्रेशन, रिग्रेशन बताया था ना, रिलेशन है किस किस के बीच में, आपके रिलेशन है बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। रिग्रेशन याद है आपको, रिग्रेशन मैंने समझाया था। आगे चलते हैं। स्लोप ऑफ कर्व, अब देखो मैंने आपको स्लोप ऑफ तो बता देता, अब मुझे एक चीज बतानी भूल गया मैं यहाँ पे, राइज और रन वाली। अगर यही बताता तो ये क्वेश्चन आपने सही किया होता, वैसे हो सकता है काफी ने सही किया हो। देखो स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, तो ये चेंज ही लिखा है, ये क्या है, चेंज ये सही, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, तो ये तो सही है, ये तो मैंने पढ़ाया है। पर लेकिन हाँ ये चीज बतानी भूल गया था मैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल होता है, वो सॉरी हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल को राइज बोलते हैं और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल को रन बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, तो ये वाला भी सही हो जाएगा, तो आपका बहुत आंसर सही होगा। बस अगर आपको ये पता होता तो आप ये दोनों लगा के आ गए होंगे। नीचे वाला तो पढ़ाया हुआ था मेरा। 45 पे आ गए हैं। 45 क्या कह रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिवील्स द रिलेशन बिटवीन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बीच में रिलेशन बताता है, आपको याद हो, अगर बहुत ही अच्छे से याद हो तो मैंने क्या बताया था कि किस किस के बीच में रिलेशन बताता है, वो प्राइस और एक्चुअल आउटपुट के बीच में रिलेशन बताता है, या किसके बीच में बनाएगा, हाँ इसके बीच में बताएगा, प्राइस और एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन आउटपुट नहीं, यहाँ पर प्राइस के बारे में बात नहीं हो रही, ठीक है। प्राइस और इलास्टिसिटी जो डिमांड है वो प्राइस डेल्टा क्यू, अगर आपको याद हो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, याद है ना, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था डेल्टा पी, ये वाला था, ठीक है, तो ये वाला था। चलिए लो फॉर्मूला भी आ गया, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, तो कौन सा जगह अभी तो लिखवाया फॉर्मूला, यही आपका पहला वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, इंटरेस्ट ऑफ, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी किसके द्वारा थी, लेकिन इंटरेस्ट वाली, याद रखना कौन सी वाली, इंटरेस्ट वाली। तो इंटरेस्ट वाली किसने दी थी, किसने दी थी, किसने दी थी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। और जो मॉडर्न थ्योरी थी ये भी याद रखना, देखो बच्चा यहीं पे गलती करके आएगा, ये पूछा तो गया था कहीं क्वेश्चन, अच्छा तो दूसरा क्वेश्चन है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट IS क्या होता है, ये आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग से जुड़ा है, ठीक है, ये नहीं होगा, मतलब कि सेकंड वाला पार्ट इसका सही नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम, किस तरह की इन एम्प्लॉयमेंट, ये वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें से एक गायब कर दिया, पहले तीन थे ये, अब 2 हो गए, ये दोनों इंडिया में होते हैं, स्ट्रक्चरल भी और फ्रिक्शनल भी। मैंने बताया था घर्षणात्मक मतलब घर्षण करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और स्ट्रक्चर मतलब कि स्ट्रक्चर पे, ये सारा का सारा पढ़ाया हुआ था। आगे चलते हैं। वैसे क्या कितना बन गया, रुक जाओ 2 सेकंड रुको, चलो अभी तो 1-2 मिनट में अभी खींच लूंगा इसे, ये वाला पेज करते हैं, फिर एक नई वीडियो बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स, क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स में, आपको पता है क्या, गुड्स एंड सर्विस होती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस, तो आपका गुड्स भी आ जाएगा और सर्विस भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, बहुत आंसर हो जाएगा, ठीक है। द इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय, इन्फ्लेशन किससे मेजर किया जाता है, इन्फ्लेशन अगर आपको याद हो तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कराता है, होल से नहीं होता है, किससे होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के शायद इसमें क्वेश्चन आए भी आगे। चलिए अब तो मैं इसे इतनी रख रहा हूँ, फिर वरना मुझे ना इसे राइट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है वीडियो को, तो आप ना अभी के लिए मैं ये वीडियो अभी इतनी बना रहा हूँ, इसके 15 मिनट बाद ही, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा सेकंड वीडियो अपलोड करने में, 15 मिनट बाद ही आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो आप इतना वो मत सोचना कि सर फिर से आपने 2 वीडियो बना दी, तो वो ये है कि ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर मुझे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अभी मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में, धन्यवाद।